प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर जेसीईआरटी और जैक द्वारा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी किया गया है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी सभी विषयों की आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हिंदी कोर में आपको पढ़ना है आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सारे को एक ही वीडियो में बता रहे हैं। समय बहुत कम है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। तो आरोह भाग 2 में आपका जो पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय और एक गीत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो वैभवशाली संसार को। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद को। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? तो नीड़ों से। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? छंद बनाना कहा है। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो मस्ती का। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है? तो थका पंथी। कवि किस का भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का। कवि किस सुरा का पान करता है? स्नेह। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? युवा। अब आपका यहाँ है चैप्टर 2 आलोक धनवा का पतंग। बच्चे पतंगों के साथ साथ किस के सहारे उड़ रहे हैं? तो कल्पना। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? तो मृदंग के समान बजाते हैं। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? शरद। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो रंध्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग को। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो भादो। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? तो खरगोश। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है पतंग। शरद क्या चलाते हुए आता है? साइकिल। शरद क्या बजा रहा है? घंटी। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले। कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो बेसुध होकर। मृदंग क्या है? तो लंबी ढोलक। उन बच्चों का वेग किस तरह लचीला है? तो डाल। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय है? तो स्वप्न देखना। शरद की साइकिल कैसी है? चमकीली। भादो किसका प्रतीक है? अंधकार। शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर। बच्चे किनके साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? गिरने का। पतंग कविता में चमकीले विश्लेषण किसके लिए है? तो इशारों के लिए। तीसरा है आपका कुंवर नारायण का कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी? तो पेचीदा। कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो चिड़िया। कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के। सब घर एक कर देने का आशय है? भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? भाषा के। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो बात को। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? पेचीदा। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? तो बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है प्रभावहीन होना।
बात की पेच खोलना, प्रतीक से स्पष्ट होता है स्पष्ट होना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है, बात समझ नहीं आना। कविता किसका खेल है? शब्दों का। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? भाषा। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। बात बाहर निकालने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? तो भाषा की सहजता का। चौथा है रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 1929। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये सभी है उपरोक्त सभी। सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो लोग भूल गए हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? तो हम समर्थ और शक्तिवान हैं। समर्थ शक्तिमान बंद कमरे में किसे लाएंगे? दुर्बल। अपाहिज से क्या पूछेंगे? दुख। कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्या करेंगे? तो रुला देंगे। पर्दों पर कार्यक्रम संचालक क्या दिखलाएंगे? तो फूली हुई आंख और होठों की कसमासहट, मतलब दोनों, तो क और ख दोनों हो जाएगा। कार्यक्रम संचालक किन्हें रुलाना चाहता है? दोनों को, अपाहिज को और दर्शक को। पर्दा पर किसकी कीमत है? तो वक्त की। कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य युक्त कार्यक्रम है? तो सामाजिक उद्देश्य। पांचवा चैप्टर है गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है। तो इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर सन 1917 ग्वालियर। मुक्तिबोध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 11 सितंबर सन 1964 भोपाल। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है खुशी से अपनाया है। मुक्तिबोध को किस युग का कवि माना जाता है? आधुनिक प्रयोगवादी युग। भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह है मुक्तिबोध। कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है? अच्छा बुरा। कवि अपने प्रेरक व्यक्तित्व किसको मानता है? प्रेमिका। कवि किसको भुला देना चाहता है? तो अपने प्रेरक को। कवि चाहकर भी किसको नहीं भूल सकता है? प्रेमिका को। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? तो संतावना देने वाली। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? प्रेम के। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है? दक्षिणी ध्रुवी। कवि से क्या नहीं सहा जाता है? तो रमणीय उजाला। सहर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है गर्बीली। पताली अंधेरे की गुहाओं में विहरों में यहाँ विहरों का अर्थ है बिल। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? चांद से। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ फिराती है? तो भीतर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? बर्दाश्त। भीतर की सरिता का अर्थ है मनोभाव। छठा चैप्टर है आपका शमशेर बहादुर सिंह का उषा। उषा शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा काल किस समय को कहते हैं? तो प्रभात। कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है? तो भोर के तारे को। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता। काली सील किससे धुली लगती है? तो लाल केसर। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? शब्द चित्र। सातवां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। बादल राग कविता का कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है? क्रांति। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? दूत।
मानव जीवन में दुख कैसा है? अस्थिर। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? मन। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति। धरती का शोषण कौन कर रहा है? गर्मी। तेज वर्षा से कौन धराशायी होते हैं? बड़े बड़े वृक्ष। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? निम्न वर्ग। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? कृषक। तुलसीदास का है कवितावली उत्तर कांड से। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? तो पेट भरने के लिए। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं? तो पेट की। किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? तो राम की कृपा से। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? गरीबी और बेकारी। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? तो रावण। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो प्रभु राम। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण। अर्ध राति गई कपि नाही आऊ काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? हनुमान। कवितावली उत्तर कांड में कौन सा छंद है? कवित्त। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? संजीवनी बूटी। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे? हनुमान। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का अर्थ है हानि। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्पपान, यह पंक्ति किसने कही है? कुंभकर्ण ने। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध में। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? सब सुखों का। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? राम। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? सहोदर भाई। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? भालू कपि समूह। उषा एक अखंड रघुआई पंक्ति में उमा एक अखंड रघुआई पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? पार्वती। 9वां चैप्टर है फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ और गजल। रुबाइयाँ और गजल किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? घर के आंगन में। माँ बच्चे को किस जल से नहलाती है? निर्मल जल से। घर में किस से बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी मिट्टी। बालक किस पर ललचाया है? चांद पर। कवि को बदनाम कौन कर रहा है? दोस्त। किस्मत का रोना कौन रोते हैं? तो कर्महीन और भागहीन दोनों। तो ग हो जाएगा, क और ख दोनों। गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे। कवि को अपने प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? दुनिया का। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। यहाँ जर्रा जर्रा का अर्थ है कन कन। उमा शंकर जोशी। छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? तो उमा शंकर जोशी। छोटा मेरा खेत में कवि का खेत क्या है? तो कागज रूपी खेत। साहित्य कब तक रस का अक्षय स्रोत बना रहता है? तो अनंत काल तक। कवि किस रसायन का प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए करता है? तो कल्पना का। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? शब्द रूप बीज। बगुले के पंख किसकी रचना है? उमा शंकर जोशी। बगुले की पंक्ति कहाँ बंधी है? नभ में। बगुलों के पंखों द्वारा कवि को क्या चुराए जाने की बात कही गई है? आँख। बगुले के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? तो सांझ की श्वेत काया। उमा शंकर जोशी किस भाषा के कवि हैं? गुजराती भाषा। दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत बगुले के पंख गुजराती भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। तो क और ख दोनों हो जाएगा। कौन सी कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है? तो बगुले के पंख। 11 है महादेवी वर्मा का भक्तिन। तो भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन पाठ में लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? तो 4।
भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? 25। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? हंडिया। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? झूसी। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष। भक्तिन का गौना किस वर्ष में हुआ था? 9 वर्ष। तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ओले गिरना। 12वां चैप्टर है जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? सैमी। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मुक। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देती है? बेकार। सजा धजा बाजार क्या करता है? आमंत्रित। बाजार में क्या है? तो जादू। बाजार का जादू किसके माध्यम राह से काम करता है? आंख। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? पानी। भगत जी क्या बेचते हैं? चूरन। धर्मवीर भारती का है काले मेघा पानी दे। इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है। हाँ। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। इंदर सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? मेढक मंडली। इंदर सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास। इंदर सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते हैं? तो वर्षा। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया? तो नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कादों में लौटने के कारण। किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? तो वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़ और चने से बना लड्डू। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? तो गंगा मैया की। लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? तो आर्य समाज से। लेखक किस सभा का उपमंत्री था? तो कुमार सुधार सभा का। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? तो लेखक के कल्याण के लिए। जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा? इंद्र देवता को अर्घ्य। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया? ऋषि मुनियों ने। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो साहित्यिक हिंदी भाषा का। 14 है फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान का क्या नाम था? लुट्टन सिंह। पहलवान के कितने बेटे थे? 2। शेर के बच्चे नाम से प्रसिद्ध पहलवान कौन था? तो चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो श्यामनगर। लुट्टन सिंह ने किस दूसरे नामी पहलवान को दंगल में हरा दिया था? काला खां। कितने वर्ष तक पहलवान अजय रहा? 15। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1921। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई? 1977। अब यहाँ से आपका वितान भाग 2 किताब से शुरू है। पहला है चैप्टर मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? 25वां। किशनदा का पूरा नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे। यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्फार्मर महसूस होती है? इम्प्रॉपर महसूस होती है। तो यहाँ हो जाएगा मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है? तो स्कूटर। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता है? तो IAS की तैयारी। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम है? भूषण। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता है? तो विज्ञापन कंपनी में नौकरी। यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? अमेरिका। यशोधर के जीजा का क्या नाम है? जनार्दन जोशी। यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सम हाउ इम्प्रॉपर।
यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? भूषण ने। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 3। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? तो सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू किसकी जिंदगी जीना चाहते थे? सरल और सादगी। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? तो बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? तो पैदल। यशोधर बाबू की किस तरह से तकरार होती रहती थी? पत्नी और बच्चों से। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं पुरानी परंपराओं से। भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? तो ऊनी गाउन। सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? तो कहानी है। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? तो पश्चिमी। गिरीश कौन था? तो यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं पुरानी परंपराओं से। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? अपने बच्चों का। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? 1500 रुपए। यशोधर बाबू अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो अलगाव का। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? 2। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? तो दूध लाने की बात। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो किशनदा को। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो बॉयज सर्विस। यशोधर का पूरा नाम है तो वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 25वीं। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? 30। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। दूसरा है वितान का चैप्टर आनंद यादव का जूझ। जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद रतन यादव। जूझ नामक पाठ किस भाषा की हिंदी अनुवाद है? मराठी। कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है? संघर्ष। लेखक के पिता का क्या नाम था? रत्नाप्पा। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो 11 बजे तक। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे ढोर चराने होते थे? 1 घंटा। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? मंत्री। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मंत्री। जूझ कहानी किस मराठी उपन्यास से ली गई है? जो भी। कक्षा का मॉनिटर कौन था? बसंत पाटिल। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? सौंदालेकर। जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथम वीर। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्यिक अकादमी। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? तो संघर्षमय प्रवृत्ति का। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से शुरू होता था? तो दिवाली के बाद। तीसरा चैप्टर है ओम था नबी का अतीत में दबे पांव। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा होता है? काला। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो समाज पोषित। मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा है? सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 200 हेक्टेयर। भगना इमारत में कितने खंबे हैं? 20 खंबे। डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है? तो दीक्षित काशीनाथ के। मोहनजोदाड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो 1/2 मील। मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 700। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सूती कपड़ा। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? तो ओम थानवी। लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 85,000। मोहनजोदाड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो
5000 साल। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 33 फीट। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो अजायब घर की। मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? 25 फुट। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? भिक्षुओं के। राखल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 में। राखल दास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता। मोहनजोदाड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो हैंडस्केप। मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो चंडीगढ़ से। मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? 5 किलोमीटर। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती बनाई गई है? कामगारों की। महाकुंड कितने फुट लंबा है? 40 फुट। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? 25 फुट। महाकुंड की गहराई कितनी है? 7 फुट। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए? साधुओं के। उत्तर में 2 पांत में कितने स्नानगार हैं? 8। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो कुआं है। अब यहाँ से आपका तीसरा किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें आपको पहला है अनुच्छेद लेखन। निबंध साहित्य की एक विधा है क्या? गद्य। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है? निबंध। अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? तो शब्द सीमा का ध्यान। दूसरा चैप्टर है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्रों की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? कार्यालयी। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र मतलब गजट में। टिप्पणी कितने प्रकार के होते हैं? 2। पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो अन्य पुरुष शैली। एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता तो उसे कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र। सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है भवदीय। किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाले कई? तो परिपत्र। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिगत पत्र। प्रारूपण को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग। रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो प्रतिवेदन को। पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है तो महोदय। सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं अधिसूचना। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है प्रारूपण। गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? परिपत्र। तीसरा है चैप्टर जनसंचार माध्यम। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है चलना। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंग। पीटीआई क्या है? तो समाचार एजेंसी। श्रेय जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? चीन। भारत का पहला छापाखाना कब खुला? सन 1556। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? गोवा में। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो दादा साहेब फाल्के। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई? 1984। रेडियो कब अस्तित्व में आया? 1895। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंग का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया था? जुगल किशोर शुक्ल। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं शोर। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो स्रोत या संचालक से। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है ये सभी, मतलब समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? तो 1882 से 1952। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है विल्वर श्रम।
उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन। चौथा चैप्टर है संपादकीय लेखन। तो अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय। निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? तो संपादकीय पृष्ठ को। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हरि मोहन का। संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? संयुक्त संपादक का। संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? तो सहायक संपादक का और संपादक का। तो तीसरा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? तो संपादकीय पृष्ठ पर। अब है रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। रिपोर्ट क्या है? किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी। छठा चैप्टर है आलेख लेखन से। एक आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम, प्रभावी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है? तो मनोरंजकता। आलेख एक विधा है गद्य लेखन की। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आर्टिकल। तो बच्चों ये थे संपूर्ण हिंदी कोर का JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा और SA1 परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।